वक्त हो गया है प्राइम एट 4 का। नमस्कार, लेकर हाजिर हूं मैं दिनेश गौतम। आइए आपको बताता हूं क्या क्या है आज खास प्राइम एट 4 में। आज आपको दिखाऊंगा वोट अधिकार यात्रा। क्या वोट अधिकार यात्रा के दौरान मुसलमानों से दूरी बना रहे हैं राहुल गांधी? ऐसा हम नहीं कह रहे, खुद कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहे हैं। अगर ऐसा है तो इसके पीछे वजह क्या है? इस चुनावी साल पटना को मिलने वाली है मेट्रो की सौगात। आखिर इसका रूट क्या होने वाला है, कब से दौड़ेगी मेट्रो, विस्तार से आपके सामने रखूंगा। इसके साथ ही आपको दिखाऊंगा चौंकाने वाली वो तस्वीर जब 273 यात्रियों के साथ टेक ऑफ कर चुके विमान के इंजन से उठने लगे आग के शोले और निकलने लगी अलग अजीब सी आवाजें। फिर क्या हुआ, लोग बचे, क्या हुआ, बताऊंगा आपको। और इसके अलावा आखिर मेरठ में टोल प्लाजा पर ग्रामीणों ने तोड़फोड़ क्यों की, ये गुस्सा क्यों इस तरीके से निकला, ये भी आज प्राइम एट 4 में। लेकिन शुरुआत करता हूं एक चौंकाने वाली तस्वीर के साथ। 273 यात्रियों को ले जा रहे विमान। यहाँ पर डाक बंगला चौराहे पर ये तमाम छात्र पहुंचे हैं यहाँ पर, और जो इनकी मांग है, पिछले दिनों भी इन्होंने प्रदर्शन किया था। सरकार को इन लोगों ने डेडलाइन दिया था कि सरकार की तरफ से इन लोगों को 1 सप्ताह के अंदर इन लोगों की जो मांग है एसटीईटी, बीटीईटी और लाइब्रेरियन की बहाली, उसको लेकर जो इन लोगों की मांग है उसे माना जाए। लेकिन सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि जो TRA 4 हो रहा है उसमें जो एसटीईटी का एग्जाम है वो नहीं लिया जा सकेगा। TRA 5 जब एग्जाम लिया जाएगा उससे पहले एसटीईटी का एग्जाम लिया जाएगा। और उसी के खिलाफ ये तमाम छात्र एक बार फिर से आज सड़कों पर उतरे हैं। और आप देखिए बड़ी संख्या है इन छात्रों की। यहाँ पर पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर इन्हें रोका है। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए ये तमाम छात्र पहुंचे थे, लेकिन इनको रास्ते में रोक दिया गया है। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से लड़की और जो यहाँ पर छात्राएं हैं वो भी मौजूद है। हम एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। क्या मांग है? हमारी मांग है कि एसटीईटी का आयोजन जल्द से जल्द करा लिया जाए, क्योंकि 2 सालों में एसटीईटी का आयोजन एक बार भी नहीं कराया गया। DSCB के अध्यक्ष के द्वारा बोला गया था, देखिए पेपर में दिया हो, कि प्रत्येक साल 2 बार एसटीईटी का आयोजन कराएंगे, लेकिन अभी तक एक बार भी नहीं कराएगा। इसमें छात्र दोषी है, दोषी तो सिस्टम में बैठे लोग हैं, आयोग दोषी है। परीक्षा कांड तो कह रही है कि TRA 5 जब होगा उस समय लिया जाएगा। तो हम लोग भी बोल रहे हैं, उन लोग विधानसभा का चुनाव 2030 में लड़े, 25 में क्यों लड़ना चाहते हैं? सत्ता में बैठे लोगों से पूछिए, जब अपनी बारी आ रही है तो आपको हर चीज दिखाई दे रहा है। छात्रों के सामने से 3 वैकेंसियां निकल गई, TRA 1, TRA 2, TRA 3। तो क्या आप चाह रहे हैं कि TRA 4 भी निकल जाए? ये अन्याय हम लोग कतई नहीं बर्दाश्त करें। और बिहार में आप जानते हैं चुनावी साल भी है और इस वक्त यही बिहार सियासत के हिसाब से भी एपिसेंटर बना हुआ है। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा का आज दूसरा दिन रहा। सासाराम से शुरू हुई यात्रा या आज औरंगाबाद के रफीगंज पहुंचे। हमारी सहयोगी रंजीता झा ने जनता से बातचीत की। बिहार के सासाराम से शुरू हुई राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा औरंगाबाद के रफीगंज पहुंच चुकी है। और हम यही मौजूद है। यहाँ आपको बैनर और हाथों में तख्तियां लेकर यहाँ जो आरजेडी का बैनर है वो यहाँ मौजूद है, महिलाएं मौजूद है और रफीगंज की आम जनता भी मौजूद है। सीधे तौर पर विपक्षी पार्टियों का ये कहना है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का कहना है कि जो SIR बिहार में हुआ है उसके खिलाफ विपक्षी पार्टी इस यात्रा को लेकर जा रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा है और उनके लिए इस यात्रा को हमने बनाया है क्योंकि कई ऐसे जेन्युइन वोटर हैं जिनके वोट चुनाव आयोग ने इस SIR के जरिए काटने का काम किया है। आरोप ये भी है कि SIR के जरिए बीजेपी अपना हित साधने की कोशिश कर रही है। और अब हम ग्राउंड पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ की जो जनता है रफीगंज की, उनको भी ऐसा ही लगता है या फिर ये सिर्फ एक चुनावी जो यात्रा है उस तरह से है। आप किस तरह से इस यात्रा को देखते हैं? क्या आपके यहाँ पर भी इस तरह की चीजें आई है कि जो उनका वोटर कार्ड है वो कुछ लोगों का काट दिया गया है? काट दिया गया है, बहुत सारे लोग का नाम कटा है। किस आधार पर काट दिया गया? अब तो वही जाने कैसे काट दिया है। मृत्यु घोषित कर दे रहे हैं, तबादला कर दे रहे हैं और सही से उसका जवाब नहीं दे रहे हैं किस कारण से काटा गया है। आपका है या आपका भी काटा गया? नहीं, मेरा तो है, मेरा तो है। अच्छा, और ये जो यात्रा निकल रही है, अभी गाड़ियों का काफिला यहाँ से गुजरा, क्या इस यात्रा का कोई असर पड़ने वाला है? हाँ, जरूर पड़ेगा। बिहार में बदलाव की जरूरी है।
और राहुल गांधी ने आज बिहार के औरंगाबाद में सूर्य मंदिर पहुंचकर दर्शन किए, लेकिन राहुल की यात्रा के रूट पर कांग्रेस के कुछ मुस्लिम कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे थे। राहुल वहां नहीं रुके और इसके बाद कांग्रेस के नाराज मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राहुल को उनसे सिर्फ वोट चाहिए, वो सम्मान नहीं देते। किस तरह से यात्रा का रिस्पांस है, लेकिन यहाँ जो कुछ अल्पसंख्यक लोग हैं वो नाराज हैं। उनका कहना है कि वो सुबह तक मेहनत कर रहे थे, लेकिन यहाँ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव रुके नहीं। विभाग ने बहुत मेहनत की है, समाज के हर वर्ग ने इस यात्रा के स्वागत में अपनी जान लगाई है और स्वागत भी है, गर्मजोशी भी है, गर्मजोशी का इजहार भी है। तो यात्रा जब चलती है तो कहीं पहुंच सकता है कि भूल चूक भी हो जाती है कि राहुल गांधी जी रुक करके दो शब्द भी रख दे, तेजस्वी जी रख दे, लेकिन यहीं से पहले हमारे सांसद गुजरे, उन्होंने भी देख करके इग्नोर किया क्योंकि अल्पसंख्यक खड़े थे, उनको तो सिर्फ वोट लेना है उनसे। वही चीज हुआ कि जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, मुझे बोलने में संकोच रही है, मैं प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग का उपाध्यक्ष होने के नाते मैं बोल रहा हूँ कि हमारे 4 लोग ही थे, लेकिन वो 4 लोग ही आपका स्वागत में कार्यकर्ता खड़े थे, क्योंकि उसी 4 लोग के चेहरे पे जो है इस विधानसभा में वोट मिलेगा। यही चेहरा जुल्फिकार अहमद है और तमाम लोग जो है यहाँ के बाबर है, तमाम नगर अध्यक्ष जो लोग खड़े हैं, इसी चेहरा पे जो है वो कुटुंबा विधानसभा और औरंगाबाद विधानसभा टोटल अल्पसंख्यक वोट देगा। और आप उस चेहरे को जब देख करके नहीं रुके, कौन सी भीड़ खोज रहे थे आप औरंगाबाद कुटुंबा विधानसभा का चेहरा यहाँ खड़ा हुआ है, आप किस चेहरा को देख करके? आप प्रदेश अध्यक्ष हैं मोइन साहब, ये तमाम वो कुटुंबा के चेहरा है, औरंगाबाद लोकसभा के चेहरा है, जिस चेहरा पे आप अल्पसंख्यक का वोट लेते हैं, और आज देख करके आप उन्हें रुके नहीं। तो क्या इग्नोर किया अल्पसंख्यक को देख करके? हम कहेंगे इग्नोर किया है। मैं तो बस मैं ये डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अल्पसंख्यक, मैं सिर्फ 2 ही बात मैं कहना चाहता हूँ कि लगता है कि शायद माइनॉरिटी को न आरजेडी को और न कांग्रेस को मतलब है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। यूपी के वाराणसी में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत बुलडोजर कार्रवाई, 9 किलोमीटर के इलाके में बुलडोजर चल रहा है। पद्मश्री मोहम्मद शाहिद के घर पर भी एक्शन हो सकता है, ये खबर भी आ रही है। दरअसल जिस इलाके में ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है उसी इलाके में हॉकी खिलाड़ी और पद्मश्री मोहम्मद शाहिद का घर भी है और इस पर भी बुलडोजर चलने का खतरा मंडराने लगा है। हमारे सहयोगी आशुतोष ने आप तक की रिपोर्ट पहुंचाई। धर्मनगरी वाराणसी के विकास के लिए शहर के अलग अलग हिस्सों में इन दिनों सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। इसी क्रम में संदहा से लेकर गोलघर कचहरी तक लगभग 9 किलोमीटर के दायरे में जो सड़कें हैं वहां पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। इस दौरान कई दुकानें, जो मकान हैं वो जमींदोज किए जा रहे हैं, लेकिन एक मकान पर आकर हर किसी की नजर टिक जा रही है। वो मकान है पद्मश्री मोहम्मद शाहिद साहब का। हॉकी के सबसे महानतम खिलाड़ियों में से इनकी गिनती होती रही है। 3 बार के ओलंपियन भी रहे हैं, भारतीय टीम के ये कप्तान भी रहे हैं। लेकिन अब इनका जो ये मकान आप देख रहे हैं ये भी अतीत का हिस्सा बनने जा रहा है। इतिहास के पन्ने में ये मकान अब दर्ज हो जाएगा, क्योंकि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर ये मकान पूरे तरीके से जमींदोज कर दिया जाएगा। सड़क चौड़ीकरण की जद में ये पूरा मकान आ रहा है। सबसे पहले आपको मकान की तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो ये 3 मंजिला ये मकान है। चूंकि सड़क के बिल्कुल किनारे है, लिहाजा अब इस पर बुलडोजर की कार्रवाई तय की गई है, यानी आने वाले 1 हफ्ते के अंदर इस मकान को जमींदोज कर दिया जाएगा। और इसे लेकर जो स्थानीय लोग हैं, जो हॉकी के प्रेमी हैं, जो हॉकी खिलाड़ी हैं, जो इनके पड़ोसी हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनके जहन में कहीं न कहीं जो गुस्सा है वो साफ तौर पे देखा जा रहा है। लोगों का ये कहना है कि अगर विकास के लिए मकान को गिराना जरूरी है तो आप जरूर गिराइए, लेकिन कम से कम मोहम्मद शाहिद की जो यादें हैं, जो बनारस से जुड़ी रही हैं, जो इस देश से जुड़ी रही हैं, उनको सहेजने का काम करिए। और इसके लिए बाकायदे अब यहाँ पर, यानी इस मकान को तोड़ने के बाद यहाँ स्मारक बनाने की मांग उठ रही है, ताकि भारतीय हॉकी में जो मोहम्मद शाहिद ने योगदान दिया है उसकी जो यादें हैं वो आने वाली पीढ़ियों तक जरूर पहुंचे। हालांकि स्थानीय प्रशासन की ओर से अभी कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर ये जो आप मकान देख रहे हैं मोहम्मद शाहिद का, इसको जमींदोज कर दिया जाएगा। अब देखना यह है कि क्या स्थानीय प्रशासन, जो खेल प्रेमी हैं, जो इनके मोहम्मद शाहिद से जुड़े जो लोग हैं, उनकी बातों पर गौर करती है या नहीं। वाराणसी से मरीज दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नव भारत। और हमारे सहयोगी आशुतोष ने मोहम्मद शाहिद के बड़े भाई मोइनुद्दीन से भी बातचीत की। हमारे साथ उनके बड़े भाई आप हैं? बड़े भाई मोइनुद्दीन। अच्छा, मोइनुद्दीन भाई जी।
उनका बचपन यहीं गुजरा। जी, यहीं पैदाइश हुई, जन्म हुआ उनका और यहीं बड़े हुए, यहीं से खेलना शुरू किए, यहीं उनकी शादी ब्याह हुआ और फिर उसके बाद दूसरी जगह गए अपना वो पद्मश्री मोहम्मद शाहिद कॉलोनी खजरी। अच्छा, वहीं 2-3 साल के बाद खत्म हो गए। तो अब इस मकान को बुलडोज करने की बात कही जा रही है कि इस मकान को अब जमींदोज कर दिया जाएगा। मुआवजा वगैरह मिला कि नहीं आपको? जी, अभी तो हम लोगों ने कागज जमा नहीं किया है, मुआवजा तो बहुत कम है। हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे लेंगे मकान? हम लोग का कोई सहारा ही नहीं है। जिसके पास है अपना वो बनवा ली से रह रहा है। हम लोग को तो बहुत परेशानी है। सरकार से क्या मांग करेंगी? सरकार से इसकी मुआवजा जो मिल रहा है अच्छा मिले। इस मकान को स्मारक बनाने की भी बात कही जा रही है कि अगर संभव हो तो स्मारक बना दिया जाए ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो मोहम्मद शाहिद के योगदान को जान सके। सब अभी तो आप लोग जानेंगे, यहाँ स्मारक बना के क्या करेंगे? चौराहे पर बनाया जाए। उनकी पूरी रास्ता है कचहरी से लेकर पुलिस लाइन तक है। वो पीछे राजश्री की तरफ मोहम्मद शाहिद मार्ग बना हुआ है। लेकिन मूल स्थान जो मूल निवास था वो तो अब अतीत में भूल जाएगा। वही हम लोग सोचे थे थोड़ा कम लेते तो हम लोग रह लेते हैं कोई तरह से, लेकिन पता नहीं सरकार की क्या सोच है। और आगे दिल्ली वासियों को क्यों डराने लगी है यमुना बताऊंगा, लेकिन सिडनी में गोल्फ कोर्स में क्रैश कैसे हो गया विमान वो भी देखिए। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक छोटा प्लेन गोल्फ कोर्स पर क्रैश हो गया। विमान में 2 पायलट सवार थे, लेकिन ये सुरक्षित बच गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह विमान गोल्फ कोर्स की तरफ आया और अचानक जमीन से टकरा गया। टक्कर हरियाणा के हथनीकुंड बैराज के सभी गेट खोलने पड़े हैं और अब आशंका जताई जा रही है कि आज रात तक यमुना का जल स्तर 206 मीटर को भी पार कर जाएगा। यमुना के करीब निचले इलाकों में लगातार लोगों को सतर्क किया जा रहा है। हमारे सहयोगी प्रेरित कुमार ने ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाई। यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और जमुना इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस वक्त हम यमुना नदी के किनारे खड़े हैं और वो सीधा आपको मीटर दिखाता हूं, जिससे साफ पता लग रहा है कि दिल्ली में यमुना का जल स्तर किस कदर 205 मीटर को क्रॉस कर गया है, जो खतरे का निशान है उसको पार कर गया है। 2 बजे के आसपास का वक्त था जब ये जल स्तर जो है वो खतरे के निशान को पार करके गया था और 3 बजे करीब जो जल स्तर है वो 205 मीटर 5.42 मीटर के पार बह रहा है। यानी दिल्ली में अब बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। फ्लड डिपार्टमेंट का कहना है कि लगातार जो हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है उसके चलते यमुना में दिल्ली में यमुना का जल स्तर जो है वो बढ़ रहा है और लाखों की क्यूसेक पानी जो है वो इस वक्त यमुना में छोड़ा जा चुका है, जो दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। और फ्लड डिपार्टमेंट का यह भी कहना है कि देर रात तक यमुना का जल स्तर और ज्यादा बढ़ने की संभावना है, जिसके चलते जो यमुना के आसपास वाले रहने वाले लोग हैं उनको लगातार अलर्ट किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि ऊंचे स्थानों पर चले जाए। 2023 में ये मंजर देखने को मिला था जब दिल्ली में यमुना का जल स्तर 208 मीटर को पार कर गया था और चारों तरफ जो है वो दिल्ली में पानी ही पानी नजर आ रहा था। जो यमुना के आसपास के इलाके हैं वहां पे लोगों में काफी अफरा तफरी देखने को मिली थी। इसी के चलते इस बार प्रशासन पहले से ही हाई अलर्ट पे, न सिर्फ निचले अधिकारी बल्कि आला अधिकारी और मंत्री भी दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रहे हैं और फ्लड एरियाज का वो है लगातार जो दौरा है वो करते जा रहे हैं। बोट से लगातार पेट्रोलिंग हो रही है और लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। अगर कोई जिस तरीके से 2023 में जल स्तर बढ़ा था वैसी स्थिति दिल्ली में दोबारा देखने को ना मिले, प्रशासन इसलिए हाई अलर्ट मोड पर है और फ्लड डिपार्टमेंट का लगातार जो उनके अधिकारी हैं वो लोगों को यहाँ पर अलर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मनोज के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। जम्मू कश्मीर के पुंछ से खबर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बेतार नदी में भयंकर बाढ़ आई है। यहां नदी में कई पक्के मकान समा गए हैं। नदी के आसपास रहने वालों के लिए खतरा लगातार बना हुआ है। लोगों को अलर्ट कर दिया गया है और वहां से सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया है। बेतवा नदी में आई बाढ़ यहां आपको दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ से अरे वो ठीक है, लेकिन देश के बड़े प्लाई ब्रांड ग्रीन प्लाई ने इकोटेक नाम से एक रेंज लॉन्च की है जो
कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ती है, मजबूत भी। कंपनी का दावा यह कि इकोटेक का मिशन ही है काम सही दाम सही। अक्सर ही कीमती सामानों को बुरी नजर से बचाने के लिए लोग नींबू, मिर्च या नजर बट्टू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ग्रीन प्लाई का दावा है कि अगर आप अपने स्मार्ट फर्नीचर की सुरक्षा चाहते हैं तो इकोटेक की प्लाई रेंज लेकर आइए। टोने टोट के फर्नीचर को नहीं बचा सकते, इकोटेक जरूर बचा ले। पहुंचाई। पटना के लोगों को जल्द बड़ी सौगात मिलने वाली है। पटना मेट्रो का जो काम है वो अब लगभग पूरा हो चुका है। जो पहले फेज का उद्घाटन है वो अगले महीने यानी सितंबर महीने में होना है। और आप देखिए किस तरह से पटना मेट्रो का काम जो है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है। तमाम तरह की जो तैयारी है वो की जा रही है। यहाँ पर स्टेशन आप देखिए किस तरह से बना लिया गया है। थोड़ा बहुत जो फिटिंग का काम है वो यहाँ पर चल रहा है, ट्रैक बिछा लिया गया है। और अगले महीने यानी सितंबर के अंतिम सप्ताह तक कहा जा रहा है कि इस मेट्रो की जो विधिवत शुरुआत है वो कर दी जाएगी, इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। तो एक बड़ी सौगात पटना के लोगों को मिलने जा रही है। और जो पहले फेज का उद्घाटन होगा इसमें लगभग 6.5 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है जिसका उद्घाटन पहले चरण में किया जाएगा। और ये तमाम जो आप जो देख पा रहे हैं, जो मेट्रो स्टेशन और ये जो रेलवे ट्रैक देख रहे हैं, ये एलिवेटेड है। लगभग 6.5 किलोमीटर का जो पहले फेज का ये उद्घाटन होना है वो एलिवेटेड होगा। और आप देखिए किस तरह से पूरी तैयारी लगभग कर ली गई है। और 20 तारीख के बाद यानी 20 तारीख से ही कहा गया है कि जो इस पर ट्रायल रन है मेट्रो का वो भी शुरू हो जाएगा, यानी ट्रायल की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। और उसके बाद अगले महीने सितंबर में माना जा रहा है कि इसकी विधिवत उद्घाटन होगी और जो पटना के लोग हैं वो अब इस पर सफर कर सकेंगे। तो एक बड़ा तोहफा पटना के लोगों को पटना मेट्रो के तौर पर मिलने जा रहा है। तो ये उद्घाटन होने वाला है और एक बार नटशल में ये जानकारी देख लीजिए। सितंबर के आखिर तक पटना में मेट्रो सेवा शुरू करने का लक्ष्य है। पहले चरण में मेट्रो मलाही पकड़ी से न्यू आईएसबीटी तक चलाई जाने वाली है। पटना मेट्रो के पहले चरण में 5 स्टेशन शामिल किए गए हैं। पहले चरण में न्यू आईएसबीटी, मलाही पकड़ी, खेमनी चक स्टेशन हैं। भूतनाथ रोड और बाईपास स्टेशन भी पहले चरण में शामिल होंगे। और अब अगली खबर भी बिहार से ही है। पटना की सड़कों पर छात्रों का हल्ला बोल।